हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का जो पर्यावरण विषय है उसका पहला चैप्टर है हमारा परिवार हमारे मित्र। उसका कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसके बाद हम आज इसकी दूसरी वीडियो में इसके टॉप 50 जो MCQs हैं जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि परिवार क्या है। तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में क्या क्या होना चाहिए या परिवार की क्या परिभाषा है। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी होने चाहिए और उनके बच्चों का होना अनिवार्य है। तो आप देख पा रहे हैं पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है परिवार में। हमारा तीसरा प्रश्न है, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है। तो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला वो परिवार को कहा जा सकता है। इसका आंसर आएगा परिवार। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसने परिवार के वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से किया। तो ये मैकाइवर ने किया। मैकाइवर ने परिवार का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से किया। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं। तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा। मतलब इसका आंसर आएगा ये सभी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य पूछा है। तो पालन पोषण करना, भोजन करना, शारीरिक सुरक्षा करना, ये सभी। इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। परिवार की सामान्य विशेषता है। तो परिवार की सामान्य विशेषता क्या है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो परिवार की सामान्य विशेषता कल हमने पढ़े थे। जिन स्टूडेंटों ने नहीं पढ़ा कल की वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो परिवार की सामान्य विशेषता, पहला विवाह संबंध जरूरी है। उसका सामान्य निवास का होना भी ज़रूरी है और वंश को आगे बढ़ाना, वंशवाद, ये भी ज़रूरी है। मतलब इसका ऑप्शन आएगा चौथा नंबर, ये सभी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि परिवार की सामान्य विशेषता है। तो ये 3 टॉपिक हैं। इसमें 3 और थे जो हमने कल पढ़ा था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चौथा जी हमारा 7वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। तो आलस्य का अभाव होना। दोस्तों, आलस्य का अभाव होना संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। 8वां हमारा प्रश्न है, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए उत्तरदायी है। जो एकल परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं उसको हम एकल परिवार कहते हैं। तो एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है। तो महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी। तो ये सभी, ये तीनों चीज़ हैं जो एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए उत्तरदायी हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9वां, भारतीय परिवार का स्वरूप है। तो भारतीय परिवार का जो स्वरूप है वो पितृ सत्रात्मक है। हमारा जो भारतीय परिवार का जो स्वरूप है वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पितृ सत्रात्मक। आप देख पा रहे हैं पितृ सत्रात्मक भारतीय परिवार का स्वरूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। तो संयुक्त परिवार, जो संयुक्त परिवार जो होगा वो समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। समरक्त संबंधी परिवार का क्या उदाहरण है, संयुक्त परिवार। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। किस प्रकार के परिवार में जो विवाहित जोड़ा होता है वो स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। तो इसका आंसर आएगा मातृ स्थान। इसका आंसर आ जाएगा मातृ स्थान। हमारा अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। तो समरक्त परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जा सकता है। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। एकल में और संयुक्त में। समरक्त संबंध का उदाहरण एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों में परिलक्षित होता है। हमारा 14वां प्रश्न है, बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। तो जो बालकों का समाजीकरण होता है वो परिवार द्वारा होता है। बालकों का जो समाजीकरण है वो सर्वप्रथम हमारे परिवार के द्वारा ही तो होता है। एक यहाँ पे दोस्तों वर्ड आया है समाजीकरण। समाजीकरण से अर्थ है, कल भी मैंने समझाया था कि समाजीकरण क्या होता है। तो समाजीकरण का अर्थ है जो बालक होते हैं वो समाज के द्वारा निरंतर सीखते हैं, इसे ही हम कहते हैं समाजीकरण। और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो
वह कोई भी मनुष्य जो समाज के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है उसे हम कहते हैं समाजीकरण। हमारा अगला 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर आ जाएगा अच्छाई की मित्रता। जो हमारा क्वेश्चन था कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है, तो जो अच्छाई की जो मित्रता है, अच्छाई की जो मित्रता है वो सर्वोत्तम मित्रता है। अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? अरस्तु जो हमारे दार्शनिक थे उनके द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? तो उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, इसमें आ जाएगा ये। हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां, रिश्ते का क्या आधार होता है? तो रिश्ते का आधार होता है रक्त होता है, विवाह, भावना, ये सभी। तो जो रिश्ते का जो आधार होता है ये सभी हो जाएगा, रक्त भी आएगा उसमें, विवाह भी और भावनाएं भी। तो इसका हमको ऑप्शन नंबर डी लगाना पड़ेगा। ये सभी रिश्ते का आधार होते हैं, तीनों चीज़ मतलब रक्त, विवाह और भावनाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? समरक्त संबंध में संबंध का आधार पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा रक्त। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा, समरक्त मतलब समान रक्त, समरक्त, इसका आंसर आ जाएगा रक्त। हमारा 19वां प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। यह कथन कैसा है? तो यह कथन सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ होती है, पिता होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन सत्य है और यह किसी आदर्श परिवार का आकार होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार होता है। हमारा 20वां प्रश्न है, भारत में बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है? भारत में बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है? तो पथ प्रदर्शक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा पथ प्रदर्शक। हमारा 21वां प्रश्न है, परिवार में किनका होना अगली पीढ़ी के बच्चों में सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है? तो बुजुर्गों का होना। परिवार में किनका होना अगली पीढ़ी के बच्चों में सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है? तो बुजुर्ग। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमको बहुत कुछ सिखलाते हैं, वो हमारे सांस्कृतिक जो ज्ञान हमको होता है अगली पीढ़ी के बच्चों को वो बहुत अच्छे ढंग से देते हैं। इसीलिए अगली पीढ़ी के बच्चों में सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है कौन? बुजुर्ग। हमारा 22वां प्रश्न है, किस प्रकार के व्यक्ति के पास स्वच्छ वातावरण तथा तनावयुक्त परिवेश का निर्माण करना परिवार का उत्तरदायित्व है? तो बीमार व्यक्ति। क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यक्ति के पास स्वच्छ वातावरण और तनावयुक्त परिवेश का निर्माण करना परिवार का उत्तरदायित्व है? तो जो बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति के पास हम स्वच्छ वातावरण और तनाव मुक्त परिवेश रखेंगे तो वह बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के व्यसनों में पड़ने की अधिक संभावना होती है? तो जो किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था के जो व्यक्ति होते हैं उनमें व्यसनों में पड़ने की अधिक संभावना होती है। हमारा 24वां प्रश्न है, करियर निर्माण के प्रति किस आयु वर्ग के बच्चों को अधिक सचेत रहना चाहिए? तो जो किशोर अवस्था है, जो किशोर अवस्था है हमारी, उस आयु वर्ग के बच्चों में करियर निर्माण के प्रति अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारा 25वां प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण का पहला कार्य कहाँ संभव होता है? तो बच्चों के समाजीकरण का पहला कार्य जो होता है परिवार में संभव होता है। एक परिवार ही है जो बच्चों के समाजीकरण का पहला कार्य करता है। हमारा 26वां प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के किस प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान देना होता है? जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके किस प्रवृत्ति पर, मतलब उनके पोषण और स्वास्थ्य पर, उनका खाना पीना और उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर पे हमको बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? तो पहला है किशोर बालकों के रहन सहन पर ध्यान देना होता है, ये तो सही है। परिवारों में बुजुर्गों की देखभाल जरूरी है, ये कथन भी सही है। तीसरा कथन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अधिक देखभाल की जरूरत नहीं होती, ये कथन गलत है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अधिक देखभाल की जरूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। चौथा, बच्चों की पहली पाठशाला उसका परिवार, ये कथन भी सही है। लेकिन ये जो हमारा तीसरा विकल्प है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अधिक देखभाल की जरूरत नहीं होती, ये गलत है।
विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं लेकिन देखभाल की ज़रूरत तो उनको भी हमको करनी पड़ती है ना, उनकी ज़रूरत करना पड़ता है। 28वां प्रश्न है, बच्चों की परंपरागत कौशल और अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा परिवार। इसमें परिवार से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है, पहला जो हमारा चैप्टर का नाम ही है हमारा परिवार हमारे मित्र, तो परिवार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको करके जाइए। मैंने इस बुक में MP-TET की जो 2-3 बुक थी उन सभी बुकों में और CTET की बुकों को बहुत अच्छे से अध्ययन करने के बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वर्ग 3 जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा और पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा की तैयारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये CTET के क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, तो क्या है? जानवर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण क्या है? जानवर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन अरस्तु का, हमने कल भी पढ़े थे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु जी का है। किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है? तो संयुक्त परिवार। जो संयुक्त परिवार होगा उसमें कलह होने की संभावना ज़्यादा होगी। हमारा अगला प्रश्न है, एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, कथन सत्य है कि असत्य है? तो ये कथन सत्य है। एकल परिवार के जो सदस्य होंगे वो अधिक आत्मनिर्भर रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा किया गया है? तो बाल श्रम प्रतिषेध या बाल श्रम पर रोकना। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें एक अनुच्छेद 24 भी है। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों पे, मिलों पे काम पे नहीं लगाया सकता। इसी पे एक क्वेश्चन बना है कि भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा किया गया है? तो ये बाल श्रम पे चर्चा किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया किसने? तो राजा राम मोहन राय जी ने। सती प्रथा 1829 में जो हुई थी उसके विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया राजा राम मोहन राय जी ने। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना 1956 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये 1956 में बना। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परिवार है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दायित्वों के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है उसे मात्र संतरात्मक परिवार कहते हैं। जिस परिवार में सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो और धार्मिक दायित्वों के क्षेत्र में पुरुष की अपेक्षा स्त्री की प्रधानता रहे, वहाँ सही बात स्त्री की ही वहाँ के जो परिवार के अन्य सदस्य माने, तो इसको हम बोल सकते हैं मात्र संतरात्मक परिवार। ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में होती है उसे हम बोलते हैं पितृ संतात्मक परिवार। अब ऐसा परिवार जिसमें पुरुषों की चलती हो उसको हम बोल सकते हैं पितृ संतात्मक परिवार। बेस्ट मार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं? तो बेस्ट मार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार वो किस प्रकार के होते हैं? एक विवाह के प्रकार के होते हैं। इसका आंसर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। बेस्ट मार्क जो एक व्यक्ति थे उसके अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं? तो एक विवाह के प्रकार के होते हैं। परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होता है, मिताक्षरा का नियम है। जो परिवार की संपत्ति में जो परिवार की संपत्ति होती है में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होता है, ये मिताक्षरा का नियम है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है, अधिनियम है। हिंदू विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 में नियम बनाया गया। हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना गया। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु है। लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष ये न्यूनतम आयु घोषित कर दी गई। ये राजस्थान टेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 2006 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से पहले लड़के और 18 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी करना गैर कानूनी है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से है।
ये क्वेश्चन बहुत आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे CTET हो चाहे टीचर एग्ज़ाम हो, कि शारदा एक्ट का संबंध किस चीज़ से है। तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज और बाल श्रम। ये भी CGTET में आए हुए, छत्तीसगढ़ टेट में आए हुए प्रश्न है कि सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या है। तो छोटी उम्र में विवाह करना, दहेज लेना और बाल श्रम करवाना, ये सब सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ MCQs, हमारा जो पर्यावरण का पहला टॉपिक था, हमारा परिवार हमारे मित्र के। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम वर्ग 3 मध्य प्रदेश वर्ग 3 पात्रता परीक्षा से संबंधित जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक सभी विषयों की तैयारी, सभी विषयों के नोट्स, वीडियो लेक्चर हम इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।